हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स देखा था, यानी समरी देखी थी कि हम इस किताब में, यानी जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पूरी हमने सीरीज़ देखी थी, उसमें सारे मतलब पूरा बुक में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ हमने समझ ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सामान्य ज्ञान कराया था, मध्य प्रदेश का थोड़ा परिचय कराया था, और आज हम आगे उसके बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, यही कि आप लोगों को साथ बने रहना है मेरे साथ। यानी मैं यहाँ पर जितना भी पढ़ा रहा हूँ उतना आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैं यहाँ पर कराऊँ उसको आप पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, उसके टेस्ट लगाइए, और टेस्ट भी मैं आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज़ आप क्वालिटी पे मत जाइए। क्वालिटी का मतलब ये मैं बुक से करा रहा हूँ, मैं पीडीएफ नहीं बना रहा हूँ। तो आप उस पर मत जाइए, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि आप पीएससी तक का पढ़ सकते हैं। आप एक बार मैच करके देखिए, यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ और पीएससी के नोट्स जितनी भी आपने पढ़े हैं अभी तक या पढ़ेंगे या किसी फ्रेंड्स के पास है, तो आप उसमें मैच करके देखिए, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो आप बस इतना याद रखिए कि आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, वाकई उसके अलावा किसी चीज़ पर नहीं। आपको बहुत बेहतरीन चीज़ मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा, उसको अच्छे से पढ़ा होगा, और इसके मॉक भी मैं कराऊंगा, यानी इसके प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्रिपेयर होते चलेंगे। चलिए आगे। हाँ, तो ये मैं यहाँ पर जो मैंने कल बताया था वो मैं आपको आज फिर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जो श्रृंखला लेकर आया हूँ वो कंटेंट के साथ मैं मैप भी कराऊंगा, ठीक है। मैं साथ साथ में क्या कराता चलूँगा, मैप भी कराता चलूँगा, ताकि आपको कोई भी कंटेंट रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ये एमपीपीएससी और एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपी जी के हमारे सिलेबस में रहता है, वो सारे स्टूडेंट सारे इन सब एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं ये क्लास, ठीक है। क्लियर? चलिए। दिख रहा है ना क्लियर? चलिए। तो ये कल हमारा रह गया था कि राज्य की नाट्य क्या है मध्य प्रदेश का, तो मार्च है। मार्च नहीं, कभी कभी हम क्या गलत पढ़ लेते हैं, मार्च पढ़ लेते हैं। तो ये मार्च नहीं है, क्या है, ये मार्च है, ठीक है। क्षेत्र क्या है, मतलब ये जो मार्च नाट्य है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो पूरे मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में आपको पूरा क्लियर करूँगा कि किधर मालवा पड़ता है, किधर बुंदेलखंड पर पड़ता है, ठीक है। फिर मालवा लोक जीवन पर आधारित, एक मिनट, ठीक है। और जो मार्च नाट्य है वो किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, मालवा के लोक जीवन पर। फिर मार्च के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। फिर उसके बाद राज्य की नृत्य कौन सा, ये नाट्य है, और यहाँ पर कौन सा है, नृत्य है, तो कौन सा है, राई। तो ये कहाँ, कौन से क्षेत्र में विशेषकर होता है, तो बुंदेलखंड में। फिर मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। प्रमुख कलाकार कौन है, ज्ञानेश्वरी, ठीक है। किस जिले से संबंधित है, ये कटनी जिला से। समाचार के पन्नों के मतलब करंट अफेयर की हम बात करें तो सागर जिले के राम सहाय पांडे को
कला के क्षेत्र में राय नृत्य के लिए 2022 में क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। तो ये करंट अफेयर आपसे 2022 का नहीं 22 का नहीं पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे को ये चीज़ याद रखना है, मतलब ये मैंने आपको यहाँ पर राय पढ़ाया, तो आपको क्या करना है, 2024 का करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा, आपको नहीं खोजना है कहीं से, ठीक है। तो 2024 में राय नृत्य के लिए या कला के क्षेत्र में किसको पद्मश्री मिला है, तो वो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर 2 चित्र दिए गए, ये क्यों दिए गए मैं आपको बताता हूँ। राय नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड में राय नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा? मृदंग है। मृदंग कौन सा है? ये नीचे वाला। और बघेलखंड में जब राय नृत्य होता है तो वो किसका प्रयोग करते हैं? ढोलक का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे। अब जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जो आप देखते हैं किसी भी चीज़ पर, आप अगर MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो एडमिट कार्ड आता है उस पर भी रहता है। MP की कोई वेबसाइट होती है तो उस पर भी ये होता है। तो राजकीय चिन्ह है, उसमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में अगर पूछ लिया उन्होंने तो हम बताने की स्थिति में रह सकें, ठीक है। तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप है। ये आपको दिख रहा है ना, ये स्तूप है, ठीक है। कितने हैं? 24 है। इसके बाद एक व्रत है। कौन सा व्रत? ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को प्रतीक है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसका जो व्रत है, व्रत किसका प्रतीक है, तो आपको बता देना है तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। फिर अगला पॉइंट क्या? इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश शासन, और क्या लिखा हुआ है नीचे? सत्यमेव जयते। फिर आगे क्या है? राज्य की प्रमुख फसलें, यानी गेहूं और धान की बालियां, ठीक है। इधर ये गेहूं की बाली है और इधर ये धान की बाली है। क्लियर? केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ, ठीक है, स्तंभ सिंह की आकृति है और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये राजकीय वृक्ष है। क्लियर हो गया? कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना कि ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। सॉरी। अब अगला क्या है? मध्य प्रदेश का एक गान है, मध्य प्रदेश का गान है, उसका क्या नाम है? सुख का दाता सबका साथी। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 2010-11 में। इसके रचनाकार कौन थे? महेश श्रीवास्तव थे। संगीतकार कौन थे? सुनील झा, आदेश श्रीवास्तव थे। और किसने गाया था? तो सानू यानी शांतनु मुखर्जी ने। तो ये क्लियर है इतना? चलिए आगे। अब मध्य प्रदेश की हम भौगोलिक स्थिति पर थोड़ा विचार करते हैं। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है मध्य प्रदेश का ये लेटी हुई रेखा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अक्षांश की अगर आपसे बात की जाए तो ये है, और देशांतर की अगर बात की जाए तो ये है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 605। और पश्चिम से पूर्व कितनी लंबाई है? 870। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है तुलनात्मक पूर्व से पश्चिम, लेकिन मध्य प्रदेश की उसका विपरीत है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम ज़्यादा लंबाई है और उत्तर से दक्षिण कम है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 24 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है।
ये समय अंतराल के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, कितनी डिग्री पर कितने मिनट का कितने घंटे का अंतर होता है, ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ। आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ डली हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मानक समय रेखा, देखिए मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, अगर आपके समझ में ना आए तो। समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दिए गए ना, वो भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री, और मध्य प्रदेश के किस ज़िले से गुजरती है, सिंगरौली से। अब जो 80 डिग्री है उसके आसपास के जितने भी शहर हैं वो यहाँ पर दिए गए, क्योंकि पेपर में पूछ लेती हैं ये कि जो देशांतर रेखा है उसके निकट कौन से, यानी जो 80 डिग्री रेखा है उसके निकट कौन से शहर हैं। ठीक है, तो जबलपुर है, ठीक है, जो 79 डिग्री 558 मिनट पर, पन्ना, रीवा, कटनी, भोपाल, इंदौर। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रही है ना 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ये यहाँ पर सिंगरौली है। ठीक है, और ये है अक्षांश रेखा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। और ये है पूर्वी देशांतर रेखा, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। ठीक है, सबसे पूर्वतम यानी सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। तो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं ये दी गई हैं और देशांतर रेखाएं ये दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया गया पड़ोसी राज्य देश के मध्य, ये मेरे को याद है, ये शायद 2015 के पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो मुश्किल है पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पश्चिम या पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है। तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिम में गुजरात पड़ता है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, मतलब जो यहाँ पर ये दक्षिणी सीमा है मध्य प्रदेश की, वो कौन डिसाइड करती है, ताप्ती नदी। और जो उत्तरी सीमा है वो कौन सी नदी डिसाइड करती है, ये वाली चंबल नदी। क्लियर, चलिए मध्य प्रदेश की हम जलवायु पे थोड़ा विचार करते हैं। ये सब चीज़ें दोबारा आएंगी, आपको घबराने की यानी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये तो शॉर्ट में हो रहा है, ये चीज़ें फिर डिटेल में आएंगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है मध्य प्रदेश में। वहीं मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो आदर्श जलवायु पाई जाती है। आदर्श का मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। उत्तर में विषम जलवायु पाई जाती है, यानी गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ से आपको याद रखना है, मालवा में ऐसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, तो यहाँ पर ना तो गर्मी पड़ती है ना सर्दी। वहीं मैं अगर वर्षा की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में लगभग औसतन वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, मध्य प्रदेश के गोहद है, कहाँ पड़ता है, भिंड जिले में। फिर है कर्क रेखा। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये सब है, यहाँ पर मैप भी दिया गया है। अब जो कर्क रेखा के निकटतम कौन से शहर हैं वो एक बार यहाँ पर स्थिति दर्शाई गई है। ये तो आपको याद करनी, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको मैंडेटरी है, याद करना ही करना है। चलिए यहाँ पर दिया गया केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु आपको याद रखना है, थोड़ा यहाँ पर अंतर देखते हुए चलना है कि अखंड भारत का जो केंद्रीय बिंदु है, यहाँ पर अखंड भारत से मतलब इसमें अफगानिस्तान भी आता है, इसमें पाकिस्तान भी आता है, इसमें बांग्लादेश भी आता है। तो अखंड भारत का जो केंद्रीय बिंदु माना जाता है वो बरसाली बैतूल को माना जाता है। वहीं भारत का अगर मध्य बिंदु की अगर बात करें वर्तमान भारत की, तो मनोहर ग्राम है करौंदी की,
ठीक है ना। कौन सी जिला में पड़ता है? कटनी में। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ मंदिर यानी उज्जैन को माना गया। तो यहाँ पर देखिए, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु कहाँ माना गया है? बैतूल वैशाली। भारत का जो वर्तमान भारत है उसका केंद्रीय बिंदु कहाँ माना गया है? कटनी का एक जगह है, ग्राम है मनोहर ग्राम। वहीं अगर पृथ्वी के केंद्रीय बिंदु की बात करें तो कहाँ पर? उज्जैन। क्लियर? चलिए, यहाँ पर दिया गया, एक बार देख लीजिए आप। ये कटनी, ठीक है, बैतूल, चले। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति इस पर अगर हम चर्चा करें तो संभाग मध्य प्रदेश में कितने हैं? 10। जिला विकास खंड कितने हैं? 55। विकास खंड कितने हैं? यानी तहसीलों का समूह 313। तहसील ग्राम पंचायतों का समूह कितने हैं? 436। ग्राम पंचायत कितनी है? 23,922। नगर पालिका कितनी है? 17। नगर निगम। नगर पालिका कितनी है? 99। पूरे गांव कितने? 54,903। तो आपको गांव तो नहीं पूछे जाएंगे, आपको जो सब जरूरी याद है ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, विकास खंड याद कर लीजिए। और आपको कुछ और एक चीज़ और है, आदिवासी विकास खंड, इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए। आदिवासी विकास खंड कितने हैं? कितने? 89। ठीक है, चलिए। अगर हम न्याय की स्थिति की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। और 1956 से पहले 1 नवंबर 1956 से पहले कौन सा हाई कोर्ट था? नागपुर का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन में वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 क्या है? खंडपीठ है, एक इंदौर में है, दूसरा ग्वालियर में है। इनको कब बनाया गया था? स्थापित किया गया था 1968 में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 3री खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक है, ये प्रस्तावित है अभी। जबलपुर हाई कोर्ट का भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। अब जो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस हुआ था इंदौर में, उसमें कौन कौन लोग आए थे वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ये मत कर रहा है, ये पुराना हो चुका है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इतना बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे हम और आसानी से, जितना मैं करा रहा हूँ उतना बस रिवीजन करते चलिए आप। और कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, एक दो 3 पेज पढ़ाऊँगा ताकि आप पर ज़्यादा लोड ना पड़े। जितना आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है उतना। क्लियर? तो आप इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और बार बार रिवीजन करिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस उतने का ही, कहीं ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा भटकोगे तो जितना आपके पास है उतना भी नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू।